हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखेंगे जो कि यूजीसी नेट में आने के ज़्यादा चांसेस है। शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की जो इंडिका है पारवर्ती ग्रीक यात्रियों ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। तो कौन-कौन से उसमें सुरक्षित थी? तो ये यहाँ पर बताना है। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं कई बार पूछे गए हैं। तो याद रखिए मेगास्थनीज की इंडिका, इंडिका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें आए हैं। उससे पहले जितने भी लेखक रहे होंगे वो उन्होंने इंडिका को नहीं लिया होगा और जो अ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के जितने भी यूनानी शासक के साथ जो भी अ, लेखक आए हैं, उन्होंने इंडिका को ज़रूर निश्चित रूप से लिया होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो टैसीटस हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि इंडिका का संबंध है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है संबंध नहीं है, तो टैसीटस का नहीं है क्योंकि ये तो बहुत पहले का है। इसके अलावा स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी इन सब का है, तो आंसर हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीक यात्री विवरणों से तो टेस्टिस का विवरण इंडिका संबंध नहीं है, जबकि स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी का संबंध इंडिका से है। विदित होता है कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। टेसियस मूलतः जो है ईरानी राजवैद्य था। कौन था? ईरानी राजवैद्य था, यानी डॉक्टर थे ये उस समय के। उसने भारत में विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। आगे देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ दिए गए हैं और कुछ वेद दिए गए हैं। हमारे 4 वेद हैं और 4 वेद के जो उसके भाग हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड हैं उसके बारे में दे रखा है। तो बी का अगर हम देखें, बी का अगर हम 1 से मिलाते हैं तो हमारा आंसर जो है सारा मिल जाएगा। वाजपेयी संहिता तो ए की जगह है, बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही है, बाकी अन्य देख लेते हैं। यजुर्वेद को देखें, यजुर्वेद जो है शाकल है। सामवेद जो है वो है कौथुम से और अथर्ववेद है शौनक से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो है अभी एग्जाम में पूछा गया है अभी पिछले उसमें, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं और उसका मिलान करना है। दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो दीर्घ निकाय किससे रिलेटेड है? तो ये परिनिर्वाण सूक्त से संबंधित है। खुद्दक निकाय धम्मपद से, विनय पिटक जो है वो खंडक से और अभिधम पिटक जो है कथावस्तु से। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा युग्म जो है सही नहीं है? अ, शिलालेख जो है सारनाथ, लघु शिलालेख जो है बहापुर, स्तंभ लेख रामपुरवा, लघु स्तंभ लेख सांची। तो ये जो है अशोक से रिलेटेड है और यहाँ पर जो सही नहीं है वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख 8 स्थानों पर मिले हैं। कहाँ-कहाँ पर? शाहबाजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुंडी और सोपारा से प्राप्त हुआ है। जबकि लघु शिलालेख बहापुर, स्तंभलेख रामपुरवा और लघु स्तंभलेख जो है सांची से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित आरोह क्रम में प्रशासनिक संरचना में से किसका सही जो है क्रम सही है? तो यहाँ पर जो है स्थानीय हो जाएगा, फिर द्रोणमुख, फिर कर्वितिक और संग्रह। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्थानीय, द्रोणमुख, कर्वितिक, संग्रह ये आरोहण क्रम में एकदम सही क्रम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मौर्य प्रशासन के अनुसार थे। विषय, जिला और ये इसके अंतर्गत स्थानीय होते थे। 800 ग्राम, द्रोणमुख के 400 गांव, कार्वटिक 200, संग्रह 10। आगे है निम्नलिखित को
एक क्रम में लगाना है। द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, ये एक अज्ञात लेखक थे। कॉस्मोस, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो ज़रूर पता चलता है। कॉस्मोस, इंडिकोप्लेट्स, टॉलमी की ज्योग्राफी और मेगास्थनीज की इंडिका। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन-सा होगा? सबसे पहले जो है डी ऑप्शन आएगा। मेगास्थनीज सबसे मौर्य काल की है। फिर उस डी ऑप्शन, 1 सेकंड, सी ऑप्शन है, सॉरी। सी ऑप्शन है इसलिए मेगास्थनीज सबसे पहले है, फिर उसके बाद जो है द पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी आते हैं और फिर उसके बाद जो है टालमी और कॉस्मोस इंडिकोप्लेटस जो है वो आते हैं। अब यहाँ पर देखिए देखते हैं इसकी व्याख्या। मेगास्थनीज को तो पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत यूनान के शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत भेजा था। उसके इंडिका की रचना की थी और जो मूल रूप से अपर्याप्त है। द पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी का लेखा अज्ञात है। उसकी रचना जो है 80 से 150 ईस्वी के मध्य है। इसमें भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का विवरण प्राप्त होता है। टालमी ने ज्योग्राफी की रचना की थी। इसका रचनाकाल लगभग दूसरी सदी ईस्वी का है। इसने भारत की यात्रा नहीं की थी, किंतु अपने विवरण में सातवाहन नरेश सातकर्णी का उल्लेख ज़रूर किया है। सातवाहन के समय का है। टालमी ने ज्योग्राफी की रचना की थी और ये जो है दूसरी शताब्दी ईस्वी का है। इसके अलावा जो है कॉस्मोस जो है 535 से लेके 500 फोर 547 ईस्वी में यूनानी यात्री थे जिसने बौद्ध ग्रहण किया था और भिक्षु तथा सौदागर के रूप में 535 में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो है बताना है सही कूट, तो इसको देख लेते हैं। अकादाक्लीस, कनिष्क, बिम्कदफिसिस और कडफिसिस, ये सारे। तो बुध का मिलान करेंगे कनिष्क से। डी का 1 है तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पर। सही आंसर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हमारा ए ऑप्शन है, ना कि कनिष्क का 1 से मिलाने मिलाने से सही है। ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए अकादिक्लीस का है संकर्षण से, अ, कडफिसिस का है बुध से, कडफिसिस का बुध से है। विमकदफिसिस का शिव से है और कनिष्क का अतस्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में। इसकी व्याख्या भी इसी तरह से है, बहुत डिटेल में नहीं है। आगे देखते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर होता था उस समय का ये पेपर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी पारवर्ती साक्ष्य नहीं है? तो आंसर बिल्कुल सही है, सोमेश्वर का मन सोलास जो है रामगुप्त से के संबंधी पारवर्ती साक्ष्य नहीं है। सोमेश्वर का मन सोलास रामगुप्त संबंधी पारवर्ती साक्ष्य नहीं है, जबकि हर्ष चरित पर शंकराचार्य की टीका है। अब्दुल हसन की मजमत उल तवारीख है और अधोम वर्ष का संजान ताम्रपत्र रामगुप्त संबंधी पारवर्ती साक्ष्य है। अगला देखते हैं, ए और आर कथन दिए गए हैं उसको देखना है। उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए हैं। आर है गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, दोनों सही है, व्याख्या भी इस सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। आगे है नाथ पुनी ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया था? तो यहाँ पर नलियर द्रव्य प्रबंध हो जाएगा। नलियर दिव्य प्रबंध, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नलियर द्रव्य दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ में नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किया है और ध्यातव्य है कि मदुरा में तमिल कवियों के संगम का सर्वप्रथम उल्लेख जो है इरैयार इरैनार अगुपोरुल भाष्प की भूमिका में मिलता है। आगे देखते हैं, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? तो ये वारंगल के कातकीय वंश की रानी थी, वारंगल के कातकीय। आगे देखते हैं, व्याख्या है यहाँ पर। और ये
वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी, जो गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम जो है ग्रहण किया तथा 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। आगे देखते हैं। सूची 1 और 2 से क्या करना है? मिलान करना है। कीर्तिवर्मन, सिंहवर्मन, दंतीवर्मन, विजयालय। तो अब यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है उनकी राजधानियों से। तो सबसे पहले जो है सिंहवर्मन का वापाती हो जाएगा। सिंह विष्णु का कांचीपुरम है। दंतीवर्मन का मान्यखेत है और विजयालय का तंजौर है। विजयालय का तंजौर है। तो अगर विजयालय का तंजौर भी याद रखेंगे तब भी हमारा सही ऑप्शन हमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अ, यहाँ पर चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, जिसमें प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विष्णु धर्मेत्तर पुराण। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है, जबकि पंचतंत्र में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। विदित है कि विष्णु धर्मेत्तर पुराण में तृतीय खंड के अध्याय में 35 से अध्याय जो है 35 टू 43 से जो है चित्रकला से संबंधित है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो याद रखिए वरित पोत कक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वरित पोत कग चोल वंश का राजस्व अधिकारी हुआ करता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। ज्ञातव्य है कि चोल काल में काशू सोने के सिक्के थे तथा कैंटन चोल कालीन मुख्य बंदरगाह था। शुरिंदरम कनिष्क पदाधिकारी होते थे, जबकि सभा के सदस्यों का पेरुमक्कल कहा जाता था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को कौन से असत्य हैं वो बताना है। असत्य कथन। बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनौती में सर्वप्रथम सत्ता धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया था और सन 1924 में गयसुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय किया था। शमसुद्दीन इलियास शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार जो है आक्रमण किया। तो यहाँ पर असत्य कथन बताना है, सिर्फ असत्य कथन। तो यहाँ पर जो है एक तो असत्य कथन लास्ट वाला है और एक असत्य कथन कि अलाउद्दीन ने बंगाल पे किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक आगे है शेख मुजुद्दीन चिश्ती। तो इन्होंने अजमेर का था ये, अजमेर का, यानी कि एक ऑप्शन आ जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में थे। तो एक आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 अजमेर इनका दिल्ली। शेख बहादुद्दीन जकारिया और शेख फरीदुद्दीन मसूरगंज ए शंकर। तो यहाँ पर देखते हैं आगे ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहले का चौथा है। तो चौथा जो है 2 में है और लास्ट में हमने देखा था निजामुद्दीन औलिया दिल्ली 1 है। तो ये दिल्ली वाला सभी में है। जकारिया जो है मुल्तान के हैं। जकारिया मुल्तान के और जो शंकर हैं वो अजोधन के हैं। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग जो है इब्न बतूता ने किया था। आगे देखते हैं। महमूद गवा ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए थे? सबसे पहले उनके भूमि अनुदानों के आकार को कम कर दिया। उसके राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने
वाले भूक्षेत्र को विस्तृत किया। उसके गवर्नरों को एक से अधिक किलो पर नियंत्रण की अनुमति नहीं दी और उसने भूमि कर को बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बढ़ा दिया था ये गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। चैतन्य, सूरदास, एकनाथ, तुलसीदास अकबर के समय थे। तो सूरदास तुलसीदास जो है वो सबसे लास्ट में होंगे, तो तीनों जगह जो है सबसे लास्ट में है। वैसे यहाँ पर दिया नहीं गया है। और अगर एकनाथ सबसे पहले आएंगे तो दो ऑप्शन होना चाहिए, दो। फिर उसके बाद जो है सूरदास आने चाहिए, तो यहाँ पे तीन होना चाहिए था ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं, ए और आर जो है दिए गए हैं, इसको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही है, एक गलत है। सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट अविशिष्ट था। ठीक है, वो नगरकोट के शासन को अपने अधीन करने में असफल रहा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा और आर जो है वो गलत हो जाएगा। सैन्य दृष्टि से तो ठीक था, फिरोज शाह तुगलक का अविशिष्ट था। वो नगरकोट के शासन को सन 1360 में पराजित किया और विदित है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। आगे देखते हैं, किसकी कथानुसार मुगल हरम सचित्रता का मंडप था। तो आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सच्चरित्रता के मंडप के रूप में वर्णित किया है। निजामुद्दीन ने तबकात ए अकबरी की रचना की थी। उल्लेखनीय है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जिसमें हुमायूं एवं अकबर के शासन संबंधी जानकारी का उल्लेख है। आगे देखते हैं, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था। तो ये मीर बख्शी हैं, सेना अध्यक्ष थे, सेना प्रमुख वेतनाधिकारी हो जाएंगे। कौन से, डी ऑप्शन, प्रमुख वेतनाधिकारी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मीर बख्शी का पद प्रमुख वेतनाधिकारी का पद था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था। विदित है कि मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिक की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध एवं हाथी घोड़ों का प्रबंध करना था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार जो है अकबर द्वारा नहीं किया था। तो सती प्रथा का पूर्ण प्रबंध नहीं किया था, वैसे किया तो था लेकिन पूर्णतः नहीं किया था। आगे देखते हैं, बाकी सारे किए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले है, मुगल कालीन भारत में नील का उत्पादन दिल्ली एवं आगरा प्रांतों तक सीमित था। मदद ए माश अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया। तो हमें सत्य कथन बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही जो है सत्य है। मदद ए माश अनुदानों को औरंगजेब ने क्या बना दिया था, वंशानुगत बना दिया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि जहांगीर ने आ, आलत आलत मगा जागीरों की प्रथा प्रारंभ की थी। मोहरबंद और शाही शील युक्त भूमि अनुदान को जो है अल तमगा कहते थे, चूंकि इसी नाम से सम्राट की मोहर इन अनुदानों पर लगाई जाती थी, इसलिए इस भूमि को क्या कह दिया, अल तगमा कह दिया। अल तगमा जागीर वंशानुगत होती थी। अकबर के
शासन के 15वें वर्ष में टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। यह प्रथा जो है बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा एवं गुजरात में प्रचलित थी। मदद-ए-माश अथवा सरयुगल भूमि अनुदान स्वरूप दी जाती थी, जिसे औरंगजेब ने क्या कर दिया था, वंशानुगत बना दिया था। तो यहाँ पर कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। मुगलों का बल्ख पर अधिकार, महावारी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ और निजाम शाही का बीजापुर और गोलकुंडों से मुगलों की संधि। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सही है। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले जो है सेकंड ऑप्शन आएगा। सेकंड ऑप्शन कौन-सा था? सेकंड ऑप्शन था माहवारी समानुपाती प्रणाली का प्रारंभ जो है शाहजहाँ के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुआ था। और फिर है उसके बाद तीसरा ऑप्शन 1633 में निजाम शाही का अंतिम शासक सुल्तान हुसैन शाह को कैद कर ग्वालियर भेजकर अहमदनगर का मुगल सम्राट में विलय कर दिया गया। 1636 में गोलकुंडा एवं बीजापुर के शासकों ने मुगल साम्राज्य से संधि कर ली और 1646 में मुगलों का बल्ख पर अधिकार प्रथम अधिकार था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शहजादे अकबर का दक्कन पलायन, औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय, शाइस्ता खां का चित्तगंग पर अधिकार, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय होगी। फिर नहीं, यहाँ पर जो है सबसे पहले शाइस्ता खां का चित्तगांग पर अधिकार हो जाएगा। उसके बाद जो है शहजादे का अकबर दक्कन, ये दूसरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है तीसरा औरंगजेब का गोलकुंडा की विजय और गुरु गोविंद द्वारा खालसा की स्थापना, तो 4 नंबर पे ये है। आगे देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। आर है, औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की थी। तो आंसर यहाँ पर जो है बी है, दोनों सही है, बस यहाँ पे व्याख्या सही नहीं है। आगे देखते हैं, मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए। आलमगीर, तो मतलब इसको एक क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा जहांदार शाह लंपटमूर, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर उसके बाद आलमगीर तृतीय और अहमद शाह लास्ट में आएगा। तो हमारा डी ऑप्शन, वो सॉरी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले जहांदार शाह, फिर आएगा मोहम्मद शाह, फिर आएगा अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय लास्ट में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारियों प्रतिनिधियों को अपने मार्ग से हटा दिया। इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। तो यहाँ पर ए तो सत्य है, परंतु आर गलत है। सस्ते दामों पे क्यों बेचेंगे भाई, उच्च कोटि के माल को महंगा बेचेंगे। आगे देखते हैं, आगे है 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया। कुछ को छोड़कर, जैसे कि झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। तो दोनों चीजें सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया। वह भारत की जनता के सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है, ए सही है और आर की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी? तो ये इलाहाबाद की संधि के तहत हुई थी और ये हुई थी 65 में।
बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बेसिन की संधि किस-किस के बीच में हुई थी 1802 से लेके? बेसिन की संधि हुई थी इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय। इंग्लिश और मतलब अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। ये संधि अन्य संधियों की अपेक्षा अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और मराठाओं के लिए अपमानजनक थी। विदित है कि देवगांव की संधि कंपनी रघुजी भोसले के बीच हुई थी। आगे देखते हैं एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया राजस्व शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पर लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों का सही क्रम लगाना है। मतलब अंग्रेजों की जो कारखाने थे उसका क्रम सबसे पहले कौन था और लास्ट में कौन था? तो ये थे सबसे पहले था इनका सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुसलीपट्टनम था। कारखाने की बात कर रहे हैं, मुसलीपट्टनम था। फिर उसके बाद जो है वो सूरत होगा दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद जो है बालासोर और लास्ट में हुगली। आगे देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला पूछिए ना कि भारतीय तो इन्हीं बेसेंट हो जाएंगे। अगर भारतीय पूछता तो फिर सरोजनी नायडू हो जाती। और ये कब बनी थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। आगे देखते हैं पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखते हैं भारतीय इतिहास में अगस्त 92 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखते हैं अब यहाँ पर एक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले मेयो आ जाएंगे यहाँ पर मेयो, फिर उसके बाद नॉर्थबुर्ग, फिर आ जाएंगे मिंटो और लिथगो सबसे लास्ट में थर्ड नंबर पे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए और यहाँ पर सही उत्तर चुना। सेंट थॉमस थोम युद्ध, बक्सर युद्ध, पिंडारी युद्ध, चतुर्थी युद्ध। तो यहाँ पर जो है सही आंसर सबसे पहले सेंट थॉम आएगा, फिर चतुर्थी का युद्ध, फिर उसके बाद बक्सर और लास्ट में पिंडारी युद्ध। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया तो आप उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो है पंजाब टेनेसी एक्ट जो है वो 1868 में हो जाएगा इनका। द इल्बर्ट बिल हो जाएगा। इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। इल्बर्ट बिल हंटर आयोग आया था 18 हंटर आयोग 1882 में और चैम्बर्स ऑफ प्रिंसिप 1921 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंडियन पेंटर अंडर द मुगल्स, ये किसकी पुस्तक है? तो ये कैथरीन ए एशर की है। कैथरीन ए एशर की है। सॉरी, ये हो जाएगी पर्सी ब्राउन की। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन मुगल इंडिया, ये हो जाएगा कैथरीन बी एशर। और द टेक्नोलॉजी ऑफ मुगल पेंटिंग, ये हो जाएगा मोती चंद का। और मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम अशोक कुमार दास का। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अब यहाँ पर सुमिलित करना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो गांधी जी ने दिया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तिलक ने, मुझे रख दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये एकदम सही सुमिलित है, सी ऑप्शन। और अहिंसा के जरिए, ये भी जो है महात्मा गांधी। तो ये जो सही है वो सुभाष चंद्र बोस का है। आगे देखते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट, ये हो जाएगी फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन
तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन नहीं है। फ्रीडम एट मिडनाइट कॉलिंस एंड लेपियर की है। और द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट ये हो जाएगी बीपी मेनन की। और ट्रावनकोर दीवान ये हो जाएगी ट्रावनकोर सीपी रामास्वामी अय्यर की। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये पैट्रिक लॉरेंस की है। आगे देखते हैं पैट्रिक लॉरेंस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। कर्नल टॉड ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। पहले का जो दूसरा है तो दो जगह दिया गया है, और भी दिया गया है क्या? हाँ, तो नीचे के ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। ए ये भी गलत हो जाएगा। आगे ये देखते हैं कौन कौन सा है। जॉन मालकम, सी आर विल्सन, एम विलिंगटन विल्सन। तो जॉन मालकम का हो जाएगा मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया। सी आर विल्सन का हो जाएगा अर्ली एनाल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। और एक बचता है वो हो जाएगा हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ इंडिया। आगे देखते हैं निम्नलिखित विचारधाराओं को अलग अलग समय में उभर कर आई उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एलाइनमेंट हिस्टोरियोग्राफी, चर्च हिस्टोरियोग्राफी, एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी और सावल्टन। तो चर्च जो है सबसे पहले आएगा, यहाँ पे चर्च वाला जो है सबसे पहले है। चर्च वाला सबसे पहले नंबर पे आएगा और सावल्टन सबसे लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, बी और सी। और तो चर्च हिस्टोरियोग्राफी सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद जो है अलाइनमेंट हिस्टोरियोग्राफी और सबसे लास्ट थर्ड नंबर पे जो है वो एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी और फोर्थ वाला। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या ये रही और यहाँ पर काल भी दिया गया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित युग्मों सही क्रम नहीं है। कौन सा नहीं है वही बताना है। निम्नलिखित में से निम्न पुरापाषाण में शिकार ये सही है, उच्च पुरापाषाण में ये भी सही है, मध्य पाषाण काल में शिकार है और खाद्य संग्रह, शिकार है और खाद्य संग्रह। तो सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे पशुपालन होना चाहिए था, पशुपालन यहाँ आना नहीं है, खाद्य संग्रह नहीं। आगे देखते हैं सराय खोला कहाँ का है, शिकारपुर कहाँ का। शिकारपुर जो है वो गुजरात का है। तो डी का तो फोर्थ ही रहेगा। तो दो ऑप्शन है बाकी। सराय खोला कुनाल से चांदी के मुकुट मिले थे, हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा सी का। तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। सराय खोला पाकिस्तान हो जाएगा, हाँ। और तरखान वाला डेरा जो है वो जाएगा राजस्थान। तो यहाँ पर देखते हैं ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन शिकारपुर गुजरात, कुनाल जो है हरियाणा। हाँ, तो सी ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सही वाला बताना है। शैलाश्रय, लंगनाज, लघु पाषाण महोदया, बूचड़खाने का संबंध लिखिया और प्रस्तर बनाने की कार्यशाला इसामपुर। तो ये वाला सही हो जाएगा। गुलबर्गा से जो है प्रस्तर उपकरण बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ बुक्स दी गई हैं और उसके लेखक गए हैं, जैसे कि मासिर जहांगीर, इकबाल नामा ए जहांगीर, मासिर आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन देखना है, नासिर-ए-जहाँगीरी हो जाएगा। ख्वाजा कामगार से इकबालनामा-ए-जहाँगीर ये हो जाएगा। मोतबिन खां से और नासिर-ए-आलमगीरी ये हो जाएगा। 1 सेकंड। हाँ, ये हो जाएगा साकी मुस्तैद खां। फुतुहात-ए-आलमगीरी हो जाएगा ईसर दास नागर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये रहा ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सेट आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।